इस मूवी की राइटर और डायरेक्टर है मैगी जिलेनॉल और ये काफ़ी पहले से हॉलीवुड में काम कर रही है एज एन एक्ट्रेस। 2002 में ना इनकी बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिल्म आई थी जिसका नाम था सेक्रेटरी। उसके बाद ये हमें द डार्क नाइट में भी नजर आई। उसके बाद भी इन्होंने काफ़ी सारे फिल्म्स और शोज में काम किया है। तो एज एन एक्ट्रेस तो वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। हमेशा से जो है कैमरे के आगे वो रही है, पर इस बार उन्होंने फैसला लिया कि वो कैमरे के पीछे रहेंगी और इस फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट किया। ये उनकी पहली फिल्म है द लॉस्ट डॉटर। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे वो एज अ डायरेक्टर ज़्यादा अच्छी लगी है कंपेयर टू एज एन एक्ट्रेस। मुझे उनका जो विजन है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और यार इनकी फिल्म में ना एक सिंप्लिसिटी है, येट इट्स वेरी इफेक्टिव एंड कॉम्प्लेक्स एट द सेम टाइम। अब आप सोच रहे होंगे कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स एक ही सेंटेंस में, हाउ इज दैट पॉसिबल? वेल, दैट्स द मैजिक ऑफ द लॉस्ट डॉटर। देखो जिस तरीके से मैगी जिलेनहॉल ने ना इस फिल्म की कहानी को प्रेजेंट किया है, इस वर्ल्ड को क्रिएट किया है ना, वो स्क्रीन पे ना एक किस्म की रॉनेस लेके आता है, एक रियलिज्म लेके आता है। आप इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी देख लो ना, वो कितनी रियलिस्टिक लगती है। जहां आजकल जो मॉडर्न मूवीज बनती है ना वो बहुत ही ज़्यादा आर्टिफिशियल लगती है इन टर्म्स ऑफ लाइटिंग एंड सेटअप। मतलब जब हम उन फिल्मों को देखते हैं ना तो हमें पता लगता है कि हाँ हम एक फिल्म ही देख रहे हैं। पर जब हम द लॉस्ट डॉटर को देखते हैं ना तो हमें ऐसा फील होता है जैसे हम कोई फिल्म नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम नेचुरल कहीं किसी लोकेशन पे और इन सब कैरेक्टर्स को, इन सब लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मतलब हमारी आंखें जिस तरीके से दुनिया को देखती है ना, ये फिल्म हमें बिल्कुल वैसे ही लगती है। इसकी जो कलर ग्रेडिंग है ना वो बहुत ही मिनिमलिस्टिक है और बहुत ही रियलिस्टिक है। मेरे कहने का मतलब है ना, ये फिल्म देखते हुए मुझे ऐसा ही फील हो रहा था जैसे मैं अपनी आंखों से बस दुनिया को देख रहा हूँ। ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं एक फिल्म देख रहा हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे जो ये फिल्म में जो बीच का जो सीन है ना, उस सीन में देखो, जब आप कभी रियल में किसी बीच पे जाते हो, बहुत धूप हो रही है, तो जिस तरीके से जो है लाइट, जो है सूरज की जो लाइट है ना, वो जब आपके चेहरे पे पड़ती है तो थोड़ी हार्श लाइट होती है। थोड़ा जो जिस तरीके से आप दिखते हो ना, नेचुरली आप जैसे देखते हो, तो ये फिल्म देखते हुए वैसे ही लगता है जैसे आप नेचुरली लोगों को देख रहे हो। इट डजेंट फील लाइक यू वॉचिंग अ फिल्म। इस फिल्म का जो म्यूज़िक है वो बहुत अच्छा है। मतलब यार इस फिल्म का जो म्यूज़िक है और साथ में जो वो समुद्र की लहरों की जो आवाज़ आती है ना, तो वो बहुत ही सूदिंग और बहुत ही चिल वाइब देती है। जानते हो इस फिल्म को देखते हुए ना ऐसा फील होता है मानो आप कहीं एकांत में बैठे हो और अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हो। इट फील्स लाइक दैट। देखो द लॉस्ट डॉटर बेसिकली मदरहुड के बारे में, एंड हैविंग योर ओन चाइल्ड इज द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड, नो डाउट, ठीक है। और इसके बारे में सब बात करते हैं, ठीक है, इट्स अ वेरी कॉमन टॉपिक। बट जब बच्चे होते हैं ना तो बच्चों के बाद एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और हर एक पेरेंट की लाइफ में ना एक ऐसा टाइम आता है जब वो बच्चों की वजह से ना बहुत ही ज़्यादा एंग्री होता है, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड फील करता है अपनी लाइफ में। तो इस मोमेंट के बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं। देखो जो बच्चे होते हैं ना, जब वो छोटे होते हैं ना तो वो चीज़ों को समझते नहीं हैं, और यार उनको हैंडल करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। और हर एक इंसान का टॉलरेंस लेवल अलग होता है, ठीक है। तो लोग अलग अलग तरीके से उस चीज़ में जो है रिएक्ट करते हैं, उस सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं। और ये जो फिल्म है ना उस एंगर को, उस फ्रस्ट्रेशन को, उस कंफ्यूजन को ना बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करती है। देखो यार इस फिल्म की ना एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है कि एक बहुत ही सीरियस इशू पे लाइट डालती है, ठीक है। जब बात फीमेल्स की होती है ना तो लोग बहुत इजीली जज कर देते, करना नहीं चाहिए पर कर देते। देखो जब एक बच्चा पैदा होता है ना तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जो जिम्मेदारी है ना वो दोनों के ऊपर होती है, मदर के ऊपर भी होती है और फादर के ऊपर भी होती है। पर जब कभी एक फादर जो है अपनी फैमिली को, यानी कि अपने बच्चों को और अपनी बीवी को छोड़ के चले जाता है टू हैव एन अफेयर, टू अचीव समथिंग इन लाइफ, टू परस्यू हिज गोल्स, वट एवर, ठीक है, चले जाता है, तो सोसाइटी उस चीज़ को बहुत नॉर्मलाइज कर देती है, बहुत इजी पास दे देती है फादर्स को। पर अगर वही सेम चीज़ एक औरत कर दे, अगर वो अपने बच्चों को छोड़ के चली जाए, अपने पति को छोड़ के चली जाए ना टू अचीव समथिंग और टू परस्यू गोल्स और टू हैव एन अफेयर और वट एवर शी वॉन्ट्स टू डू इन देयर लाइफ, तो जो है लोग बहुत इजीली जज कर देते, करना नहीं चाहिए पर कर देते, तो ये गलत है। तो इस थॉट पे ना, इस इशू पे ये फिल्म लाइट डालती है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हमेशा मदर्स को ही क्यों जज किया जाता है, उनको ही क्यों गिल्टी फील कराया जाता है, जबकि गलत है तो दोनों गलत है ना, फादर भी उतना ही गलत है और मदर भी उतना ही गलत है। बट फादर्स को मोस्ट ऑफ द टाइम इजी पास मिल जाता है, जो कि कभी भी मदर को नहीं मिलता। देखो फिल्म में ये दिखाया है ना कि जो लीडा है ना वो लेट 40s में और वो वेकेशन बनाने गई है, ठीक है। अब वहाँ बीच पे ना जब वो नीना और उसकी बेटी को देखती है ना
तो उसमें उसको जो है अपनी जवानी और अपनी दोनों बेटियां नजर आती है, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके का फ्रस्ट्रेशन जो है हमें नीना के चेहरे पे देखने को मिलता है ना, बाद में हमें पता लगता है कि लीडा भी उसी दौर से गुजर रही थी, उसके भी हालात कुछ वैसे ही थे। अब देखो यार, एक बच्चे की जिम्मेदारी तो दोनों होती है, फादर और मदर। देखो फिल्म में दिखाया जो लीडा है ना, वो जो है हमेशा से ही जो वर्किंग वुमेन रही है, ठीक है, और वही जो है अपने दोनों बेटियों का ख्याल रखती थी। पर जो वो बेटियां हैं वो उसकी होने के साथ साथ उसके हस्बैंड की भी तो है। माना कि हस्बैंड भी जॉब करता था, तो पर लीडा भी तो जॉब करती थी, दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते थे। तो अगर हस्बैंड की जॉब इंपॉर्टेंट है तो वाइफ की भी तो जॉब इंपॉर्टेंट है। पर हम फिल्म में देखते हैं ना कि जो हस्बैंड है वो कभी भी जो है कोई एफर्ट नहीं डालता है अपने बच्चों को देखने में, कुछ मदद नहीं करता है, बिल्कुल भी हेल्प आउट नहीं करता है। जो लीडा है ना, वो अकेले ही अपनी दोनों बेटियों को संभालती है। तो जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर भर जाता है, क्योंकि देखो घर पे उसे अपने जॉब का काम भी करना है, वो एक टीचर एक प्रोफेसर है, ठीक है, तो उसको थीसिस वगैरह लिखने, उसको पढ़ना है, बहुत कुछ करना है। पर क्या हो रहा है कि घर पे ना कभी जो है उसकी बेटियां रो रही है, कभी चिल्ला रही है, कभी लड़ रही है, झगड़ रही है, तो जिसकी वजह से ना बहुत ही ज़्यादा एंगर और फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर भर गया। क्योंकि उसका जो हस्बैंड है वो तो हमें फिल्म में 1 या 2 बार ही दिखता है, वो तो बिल्कुल भी हेल्प आउट नहीं करता है। इसीलिए बाद में भी जब हम उसे प्रेजेंट में देखते हैं ना, जब वो 48 ईयर्स ओल्ड है, बूढ़ी हो चुकी है, तब भी उसके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन हमें देखने को मिलता है। तो इस फिल्म में जो फ्रस्ट्रेशन वाली जो सीन दिखाए हैं, जो एंगर वाली, जो कंफ्यूजन वाले जो सीन दिखाए हैं ना, वो बहुत ही एक्यूरेट है एंड टू द पॉइंट है। मतलब जितने भी पेरेंट्स हैं ना, वो उस सिचुएशन से, उन सीन से ना बहुत ही ज़्यादा रिलेट करेंगे। जैसे इस मूवी में ना एक सीन है जिसमें ना जो लीडा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है अपनी सिचुएशन में, वो लिटरली थक चुकी है, ठीक है। तो वो अपनी बेटी को बोलती है कि मैं 2 मिनट के लिए बस आंखें बंद करके लेट रही हूँ, प्लीज़ मुझे 2 मिनट के लिए लेटने दो, फिर मैं उठ जाऊंगी, ठीक है। पर जो बच्चे होते हैं ना, वो तो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो क्या करती है, वो खेलते खेलते ना अपनी माँ के बालों पे कंघी करने लग जाती है, और कंघी करने के चक्कर में ना उसके कान पे जो है जोर से कर देती है और उसको ना चोट लग जाती है। वो सीन इतना एक्यूरेट है ना, मतलब जब आप देखोगे ना आप रियलाइज़ करोगे कि यार ये तो हमारे साथ भी हुआ है, ये होता है। तो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट सीन्स है। और इनफैक्ट इस मूवी का जो मुझे सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग सीन लगा है ना, वो वाला लगा है। देखो जब जो लीडा की जो बेटी है ना, उसके हाथ में चोट लग जाती है, तो वो अपनी माँ को आके बोलती है ना कि जो है किस इट मामा, किस इट मामा। देखो जो बच्चे होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि जब उन्हें छोटी मोटी चोट लगती है ना, मान लो किसी की उंगली में चोट लग गई, तो आप बच्चे की उंगली में ऐसे करके किस कर दोगे ना, तो वो भूल जाएगा, वो सोचेगा ठीक हो गया, वो खुश हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। तो वही चीज़ उसकी बेटी करी है। पर जो लीडा है ना, वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, इतनी थक चुकी है ना, क्योंकि कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब कुछ उसे अकेले ही करना पड़ रहा है, तो उसे किस नहीं करती, ठीक है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड वाई, बिकॉज शी इज फ्रस्ट्रेटेड, तो वो समझ में आता है। तो यार इतने सालों के बाद जब लीडा जो है बीच पे नीना और उसकी बेटी को देखती है ना, तो वो उनमें जो है अपने आप को ही देख रही है, अपनी जवानी, अपने जो उसने समय अपने बच्चों के साथ गुजारा है ना, वही याद कर रही है। और उसको वो गिल्ट फील हो रहा है कि जब वो 3 साल के लिए जो है अपनी बेटियों को छोड़ के चली गई थी ना, तो वो उसी को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है अपने माइंड में। इसीलिए तो वो जो नीना की जो बेटी है ना, उसकी डॉल को चुरा लेती है, क्योंकि डॉल चोरी हो जाएगी तो जो नीना की बेटी है ना, वो उसको और भी ज़्यादा तंग करेगी, जिसकी वजह से नीना और भी ज़्यादा एंगर्ड, और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, और भी ज़्यादा कंफ्यूज्ड फील करेगी। अब जिससे होगा ये ना कि लीडा के माइंड में ना, मतलब सबकॉन्शियसली वो ये चीज़ तैयार कर रही है ना कि सामने जब वो देखेगी कि हाँ ये जो मदर है ये भी अपने बच्चों से फ्रस्ट्रेटेड है जैसे मैं रहती थी, इसका मतलब मैंने कुछ गलत नहीं किया। बेसिकली वो अपने आप को ही जस्टिफाई कर रही है सबकॉन्शियसली, उसको और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करके। इसीलिए वो उसकी बेटी की डॉल चुराती है। और जानते हो कमाल की बात तो ये है ना कि अब इतने साल गुजर जाने के बाद ना, जो लीडा की जो बेटियां हैं ना, वो तो शायद उस चीज़ को भूल भी गई हैं कि उनकी माँ कभी उन्हें छोड़ के चली गई थी 3 साल के लिए। तभी तो फिल्म के दौरान हम देखते हैं लीडा की जो बेटियां है ना, वो उसको फ़ोन करती रहती है, उन लोगों के बीच में बातचीत होती रहती है। दैट मीन्स कि वो लोग एक हेल्थी रिलेशनशिप में है। पर जो लीडा है ना, वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाई है, वो उस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पाई है, उसको पता है कि वो गलत थी। तभी तो फिल्म के आखिर में हम देखते हैं ना कि यार उसको रियलाइज़ हो जाता है कि उसने गलती की थी, पर उस गलती को अब बदला तो नहीं जा सकता, पर उससे बाहर निकला जा सकता है, उससे मूव ऑन किया जा सकता है। फिर आखिर में वो वही करती है। इसीलिए तो फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं ना, जो लीडा है ना, वो दो अपनी बेटियों से जो है फ़ोन में हंस हंस कर बात कर रही है, उसके चेहरे पे वो हैप्पीनेस देखने को मिलती है जो हमें पूरी फिल्म के दौरान कभी नहीं मिलती। तो यार बेसिकली जो वो लास्ट वाला जो सीन है ना, वो यही रिप्रेजेंट करता है
कि जो लीडा है ना वो फाइनली अपनी नींद से जाग गई है। देखो यार, इस फिल्म से ना मेरा एक ही इशू है, वो है नीना का कैरेक्टर जो कि डकोटा जॉनसन प्ले कर रही है। उन्होंने जिस तरीके से उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है ना, वो देखने में उतना मज़ा नहीं आता है। देखो, मैं मानता हूँ कि उनका जो कैरेक्टर है ना वो फ्रस्ट्रेटिंग और कंफ्यूजिंग पेरेंट का है, पर यार जिस तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे उस कैरेक्टर को किया है ना, उन्होंने उसको बहुत ही ज़्यादा ओवर कंफ्यूज्ड बना दिया है, जिसकी वजह से ना वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लग रही है। उनको जो है कंफ्यूज पेरेंट लगना था, और वो इतनी ज़्यादा कंफ्यूज लग रही है जैसे मानो उन्होंने किसी तरीके का नशा कर रखा हुआ। देखो, जब आप किसी एक ऐसे इंसान को देखते हो ना जिसने बहुत ज़्यादा नशा कर रखा है, तो वो बहुत ही वियर्ड और बहुत ही कंफ्यूज लगता है ना, वैसी डकोटा जॉनसन लग रही थी। और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि उनके जो सीन्स हैं ना, उनको जिस तरीके से कैमरे में कैप्चर किया है वो भी बहुत ही ज़्यादा वियर्ड और बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहे थे। स्पेशली जो स्टार्टिंग में उनके बीच के जो सीन है ना, जिसमें वो और उनकी बेटी है पानी में, वो लेटी हुई है, उनकी बेटी पानी डाल रही है उनके ऊपर, यार वो बहुत ही ज़्यादा अजीब से लग रहे थे। उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर दिया। इनफैक्ट यार, मुझे नहीं पता कि वो मुझे ही फील हो रहा था या आप लोग को भी फील हुआ, बट सीरियसली वो कुछ ज़्यादा अजीब था। पता नहीं यार, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग जो है ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है। और इनफैक्ट जो ये मूवी की स्टार्टिंग है ना, वो बहुत ही वियर्ड और बहुत अजीब से, स्टार्टिंग के 15-20 मिनट मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। उसके बाद मुझे फिल्म में मज़ा आया। परफॉर्मेंस वाइज तो ओलिविया कॉलमैन, यार शी इज़ टेरिफिक, शी इज़ अमेजिंग। उनको देखने में ना मज़ा आया है। मतलब जिस तरीके से उन्होंने जो है खुद को प्रेजेंट किया है ना, उनके चेहरे पे वो लोनलीनेस फील हो रही थी, पता है, इतना बढ़िया उन्होंने पोर्ट्रे किया है। और यार जिस तरीके से उनका कैरेक्टर जो है अपने लिए स्टैंड लेता है ना, वो देखने में मज़ा आ जाता है। जो वो वाला सीन है ना जिसमें वो बीच पे बैठी हैं और चेयर हटाने से मना करती है, उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना, मज़ा आ गया था। मतलब कैमरा जिस तरीके से उनके फेस पे जाता है और उनका जो रिएक्शन है वो देखने लायक था। और वो जो बाद में वो वाला सीन आता है ना क्लाइमेक्स में, जिसमें जो थिएटर्स में उन लड़कों को बोलती है ना कि शांत रहो, यहाँ पे कुछ लोग पिक्चर देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो वो सीन बहुत रियलिस्टिक है, ठीक है। और दूसरी बात यार, जो उस समय वो डायलॉग बोलती है और उनकी आंखों में जो आंसू आते हैं, जिस तरीके से वो बाहर आती है, वो बहुत बढ़िया था। उन्होंने ना अपने कैरेक्टर का हर एक इमोशन पकड़ा है। मतलब उनके फेस के जो एक्सप्रेशन थे ना, उसमें आपको सारे इमोशन देखने को मिलेंगे। बहुत बढ़िया पोर्ट्रे किया है। और पता है, ओलिविया कोलमैन के चक्कर में ना आप जैसी बकली को मत भूल जाना, जिन्होंने जो है ओलिविया के यंगर वर्जन को प्ले किया है। मतलब यार जो फ्रस्ट्रेशन, एंगर और कन्फ्यूजन वाली जो सीन्स है ना, उसमें जैसी बकली ने क्या परफॉर्मेंस दिया यार, मज़ा आ गया था। अमेजिंग, ब्रिलियंट। तो यार ओवरऑल तो मैं यही कहूँगा कि इस फिल्म में 3-4 माइनर से इशू है, उसके अलावा फिल्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट ये बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग फिल्म है, और ये फिल्म इस तरीके की है ना कि थर्ड और फोर्थ व्यूइंग में भी ना आपको कई सारी न्यू इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस मूवी के बारे में। सो दैट्स समथिंग। तो मैं ये फिल्म आप लोग को हाईली रिकमेंड करता हूँ। इट्स अ डेफिनेटली वर्थ योर टाइम एंड इट्स अ मस्ट वॉच। सो वॉच इट फॉर रियलिज्म एंड सुपर परफॉर्मेंसेज। सो बस यार, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लेना, और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय।